we come to the next part of this chapter, which is also very important, and a part of this theories we have already known. हमने डार्विन के बारे में तो पढ़ ही लिया, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि व्हाट वाज द सेइंग ऑफ डार्विन, बिकॉज डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है और उसी से ही सब थ्योरीज बाहर आई हैं. एंड तो वो डार्विन्स की थ्योरी को एक बार फिर से देखते हैं. तो इसमें जैसे कि हमारी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन टॉपिक में दिया हुआ है, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड. कब स्टार्ट हुआ था? इवन व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ वाज देयर. हमने स्टार्टिंग में जब ओरिजिन ऑफ लाइफ देखा था ना, और व्हेन सेल्स वर फॉर्म्ड, तो वहीं से ही नेचर ने सेलेक्ट कर दिया था, करना स्टार्ट कर दिया था बेस्ट सेल्स को. तो आई मीन टू से कि नेचुरल सिलेक्शन वाज ऑकरिंग सिंस द टाइम द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट सेल, और वी कैन से ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ. तभी नेचर ने अपना रोल स्टार्ट पे करना स्टार्ट कर दिया था. तो दिस वी हैव टू कीप इन माइंड कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड है वो स्टार्टिंग से ही चल रहा है. स्टार्टिंग से मीन्स व्हेन द लाइफ वाज ओरिजिनेटेड ऑन दिस अर्थ. ठीक है, इतने समय से नेचर ही सिलेक्ट कर रही है बेस्ट वंस को, जिसको डार्विन ने एक नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का नाम दिया था. और डार्विन वाज ए ग्रेट नेचुरलिस्ट. जैसे कि हमें मालूम है, कॉन्टीन्यूसली स्टडीड नेचर फॉर नियर अबाउट 20 ईयर्स. 20 ईयर्स तक उसने नेचर को स्टडीड किया और बहुत लंबी लंबी यात्राएं की ऑन इन हिज फेमस HMS बीगल. और इतने सारे क्रिएचर्स देखे और अमेजिंग वैरायटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ही सॉ ऑल अराउंड हिम. मार्सुपियल्स के बारे में ही एक्सप्लेन्ड, एंड ऑल हिज थ्योरी और वट एवर ही वॉज टॉकिंग अबाउट, ही वॉज ऑलवेज कंक्लूडिंग दैट द नेचुरल सिलेक्शन इज अ मेन thing. और नेचुरल सिलेक्शन में what he saw that the any population that increases its number by differential reproduction, कोई भी population है वो अपना नंबर कैसे इंक्रीज करती है? नेचुरल सिलेक्शन से अपना नंबर इंक्रीज करती है. क्लियर? एंड नेक्स्ट अब देखते हैं, जैसे कि हम मालूम है कि पॉपुलेशन साइज किस तरह से इंक्रीज होता है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कहने का मतलब है द इसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी इज नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन ही मेन थ्योरी है. तो उसमें द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स इट इज रिलेटेड टू द लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रोब्स की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें, दे इंक्रीज देयर नंबर, दे कम इनटू मिलियन विद इन ए शॉर्ट लाइफ स्पैन. जैसे कि 20 मिनट्स में तो डबल हो जाती है उनकी रेप्लिकेशन पावर. तो पॉपुलेशन इतनी जल्दी इंक्रीज कर जाती है बैक्टीरिया की. जैसे कि हम एग्जांपल लें, सपोज इफ यू हैव टेकन ए न्यूट्रिएंट मिनिमम न्यूट्रिएंट मीडियम ले लिया, जिसमें वी हैव अलाउड द बैक्टीरिया टू ग्रो, एंड if we take what we can say, all the bacteria they will increase their number or population size within a short period of time. अब सपोज हमने उस बैक्टीरियल प्लेट में जहाँ वो ग्रो कर रहे हैं वहाँ हमने कुछ एंटीबायोटिक या कुछ एनवायरमेंटल चेंज कर दिया है, जैसे कि थोड़ी सी पेंसिलिन डाल दी. तो अब सम ऑफ दी वैरायटीज वी कैन से बी वैरायटीज दे आर प्रोड्यूस्ड. कुछ बी वैरायटीज होंगी, दे आर एबल टू रेसिस्ट दिस न्यू काइंड ऑफ एनवायरमेंट, और दे विल बी हैविंग एडेप्टेबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रेसिस्ट न्यू काइंड ऑफ एनवायरमेंट, एंड दे विल ओवरग्रो दी ए पॉपुलेशन. जो ए पॉपुलेशन जिसमें न्यूट्रिएंट मीडियम में नॉर्मल कंडीशन में जो ग्रो कर रहे थे ना कुछ बैक्टीरिया, उनमें से ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे निकले जो कि नए एनवायरनमेंट में अपने आप को रेसिस्ट कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे. जो नहीं कर रहे थे दे डिक्रीजेस देयर नंबर, और जो कर रहे थे दे हैव द बेस्ट रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड दे इंक्रीज देयर नंबर. और इसी तरह से एक नेचर में चेंज आने के कारण तो स्पीशीज क्या करती हैं, अपना नंबर इंक्रीज करती हैं. और बैक्टीरिया में ये सब कुछ बिल्कुल लिमिटेड टाइम पीरियड में होता है. बट इफ सच काइंड ऑफ थिंग्स आर टू हैपन इन केस ऑफ लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म सच एज फाउल और फिशेज या दूसरी स्पीशीज की बात करें, देन इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. तो आई मीन टू से कि नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट वन एंड इट विल रिजल्ट टू फॉर्म ए न्यू स्पीशीज, बट इट विल टेक टाइम लगता है उसमें. जैसे कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन तो बहुत जल्दी ग्रो कर गई थी, ठीक है ना, एक मिनिमम एक न्यू एनवायरनमेंट में. तो व्हाट वी कैन से द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और फिटनेस ऑफ ए स्पीशीज इज डिपेंडिंग अपॉन इट्स लाइफ स्पैन. किस पे डिपेंड करता है? उसके लाइफ स्पैन पर डिपेंड करता है. ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो इट इज़ बेस्ड ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये फिटनेस जो है
किस करेक्टरिस्टिक्स पे बेस करती है, उसके अंदर कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं दैट आर गोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन और दे कैन बी इनहेरिटेड। वो जो नए चेंजेस आए ना जिनका जेनेटिक बेसिस है, ये ध्यान रखना है कि वॉट एवर न्यू चेंजेस आर देयर और इफ दे वर ऑलरेडी प्रेजेंट, कुछ जीन्स होंगे बैक्टीरिया के अंदर पहले प्रेजेंट होंगे, नॉर्मल कंडीशंस में उन्होंने अडेप्टेशन शो नहीं की क्योंकि उनको सर्वाइवल का एडवांटेज नहीं मिला, लेकिन जैसे ही पेंसिलिन और एंटीबायोटिक का नया चेंज आया तो उनमें देव नेक्स्ट न्यू ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दे शो दी बेस्ट एडवांटेज, उन्होंने एडवांटेज शो की एंड दे इंक्रीज देयर नंबर। और ये जो वेरिएशंस आई थी दे विल बी सेलेक्टेड बाय नेचर एंड दे विल गो टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दीज वेरिएशंस हैज जेनेटिक बेसिस, दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रही हैं तो वो जेनेटिक बेसिस है, ठीक है, उसका एक जेनेटिक बेसिस है। वेरिएशन इज ए लॉ ऑफ नेचर और उसका एक जेनेटिक बेसिस है अकॉर्डिंग टू द डार्विन। डार्विन को एक्चुअल में इस वक्त वेरिएशंस का एक जेनेटिक बेसिस है, उसके लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो अब पास्टुलेट्स तो अभी हम देखते हैं बाद में, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मूव कर रही हूँ पेज वाइज की वट एवर हैज बीन डिस्कस्ड बताया गया है जो भी हमारा किस्मेन थ्योरीज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू कंसीडर कि वेरिएशंस हैव ए जेनेटिक बेसिस और सबसे पहले नेचर सिलेक्शन, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थ्योरी कौन सी है, नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट ये कंसीडर करना है। फिर हमने बैक्टीरिया का एग्जांपल लेके बताया कि कैसे नेचर बेस्ट वन को सिलेक्ट करती है। फिर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, लाइफ स्पैन पे। किसी का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है तो बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन होती है एंड इफ सम ऑर्गेनिज्म हैव ए लार्ज lifespan or we can say they reproduce after a number of years, capacity कई बहुत slow breeder होते हैं, कोई some of these lower microbes are having large reproducing power and their time period of replication is very small होने के कारण उनका नंबर जल्दी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जैसे पैरामीशियम है और हम कह सकते हैं 24 आवर्स में 3 टाइम्स बन जाता है, बैक्टीरियाज 20 मिनट्स में 2 टाइम्स बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतने हैं तो नहीं ना, उसका भी हम कारण इन पास्टुलेट्स में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हमने देखना कि नेचर सेलेक्ट कर रही है, उसका जेनेटिक बेसिस है, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, उनका लाइफ स्पैन कितना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पर डिपेंड करता है एक नेचर का सेलेक्ट करना किसी भी स्पीशीज को। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड एंड देयर मस्ट बी ए जेनेटिक बेसिस टू गेट सेलेक्ट एंड इवॉल्व एंड सर्वाइव इन द नेचर, ठीक है। और जेनेटिक बेसिस होने के कारण और फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ the ability to adapt and get selected by nature। फिटनेस जो है एक एंड रिजल्ट है एबिलिटी टू सेलेक्ट, कि फिटनेस के कारण ही वो सेलेक्ट होता है नेचर में और वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो इवन जिसके अंदर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स नेचुरल सिलेक्शन को स्ट्रेस किया गया है। फिर उसके बाद देयर वाज ए साइंटिस्ट जो कि था लेमार्क, फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने ही पुट फॉरवर्ड ए थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उसकी थ्योरी का क्या नाम था, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफ में। acquired characters according to this theory whatever if a new generation has to be formed, मान लो कोई भी न्यू जनरेशन बन रही है तो it depends upon continuous use and disuse of organisms। जैसे एनवायरमेंट प्रीवेलेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जिस भी ऑर्गन की उनको ज़रूरत होती है वो तो प्रोमिनेंट हो जाते हैं और जिस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती वो नहीं प्रोमिनेंट होते। और कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम of an organism and they go to the next generation and this is called the theory of acquired characters। Characters are acquired, acquired characters go to the next generation according to the theory of acquired characters। it was proposed by लेमार्क जो कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज की थी। अब उसके हम कुछ पोस्टुलेट्स देखते हैं, जैसे कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशंस में न्यू नीड्स होती हैं, जैसे कंडीशंस होंगी तो उसके अकॉर्डिंगली न्यू नीड्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फूड स्पेस whatever requirements are there, उन requirements को देखते हुए what happens, कुछ some of the organs they are used
more efficiently, and some of the organs they are not used, they are discarded and they disappear. वो disappear हो जाते हैं last generation में. जो use वाले होते हैं वो next generation में चले जाते हैं, यानी कि if the organ is being used in a particular generation, they will go to the next generation. These characters will go to the next generations, और acquired characters are inherited. ये third था, तो ये मैंने लिख दिया. And such kind of acquired characters, they will go on one generation to the next generation, and after a number of generations these acquired characters are accumulated from generation to generation, from year to year or from time to time. वो इतने ज़्यादा accumulate हो जाते हैं, ultimately they result to form a new species. तो main use and disuse, main points already I have dictated, whatever has been mentioned in our book उसको मैंने pointed form में 2 or 3 lines ही दी गई हैं, जिनका essence यही निकलता है. New needs are there, continuously use of organs if they are needed in a particular environment, and disuse, they are discarded. Disuse of organs means कि organs are discarded, उनको discard कर दिया गया, और जो use करने वाले थे, जिनकी ज़रूरत थी, वो नेक्स्ट जनरेशन में वो चले गए, और धीरे धीरे एक अल्टीमेटली बहुत सारी जनरेशन के बाद वो करेक्टर्स इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए कि एक नई स्पीशीज़ बन गई, और ऐसे ही स्पीशीज़ बनी थी पूरे के पूरे होल ऑफ दिस यूनिवर्स में, इस अर्थ पर. ठीक है, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी विच इज़ प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. ठीक है, इस अर्थ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो हम नहीं कह सकते कि लैमार्क theory of acquired character is sufficient. Of course it is giving or it is supporting a little bit in formation of species और evolutionary process को ये support तो कर रही है, लेकिन ऐसा हम इसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं करते. मेन तो हमने नेचुरल सिलेक्शन ही देखना है. नेचुरल सिलेक्शन को एड करने वाली बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसीलिए बारी बारी डार्विन ने की ही थ्योरी को स्ट्रेस किया गया. स्टार्टिंग में भी डार्विन की सेंस आई थी. ठीक है, अब भी हम देख रहे हैं कि डार्विन के बाद लेमार्क ने क्या कहा, और उसके बाद उसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे जिराफ का, कि जिराफ की इनिशियली ही वाज जिराफ इज, जैसे कि हमें मालूम है, ही वाज लिविंग इन साउथ अफ्रीकन जंगल्स में, बहुत हैविंग ए लॉन्ग नेक है, बट दिस लॉन्ग नेक इज नॉट ए रिजल्ट, इट इज़ नॉट फॉर्म एट विद इन ऐसे एक ही वक्त में नहीं बनी. इट वॉज फॉर्म्ड कॉन्टीन्यूसली, स्लोली एंड स्टिडली बाय एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और बाय एक्यूमुलेशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन. बिकॉज इनिशियली जिराफ वॉज हैविंग वेरी शॉर्ट फोर लिम्स और शॉर्ट उनकी नेक थी, एंड ही हैज़ टू सर्वाइव ऑन द हर्बीवोरस होता है, तो उसको वेजिटेरियन डाइट के लिए बैरन लैंड पे रहा था, और वहाँ पर जो ट्री था ना साइज का वाज वेरी लॉन्ग साइज ट्री का था, और व्हाट वाज हैपनिंग कॉन्टीन्यूसली ही हैज़ टू स्ट्रेच हिज नेक टू कैच. जैसे हमें भी कोई बहुत ऊंचाई पर चीज़ पड़ी होती है तो ऐसे करके हम उठाते हैं ना, तो ही कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेच्ड हिज नेक एंड टू रीच द लीव्स ऑफ लॉन्ग और टॉल ट्रीज विच वर द फूड ऑफ द जिराफ की जो एक तरह से फूड थे. एंड उसकी जब लेग्स भी उसने स्ट्रेच करनी शुरू की, तो थोड़े समय के बाद व्हाट हैपेंड, आफ्टर ए नंबर ऑफ जनरेशन ए लॉन्ग नेक जिराफ वाज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो जो भी एक्वायर्ड करेक्टर्स थे, नेक की ज़रूरत थी, लॉन्ग लेग्स फोर लिम्स की ज़रूरत थी, तो वो कॉन्टीन्यूसली वो लंबे होते चले गए. बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली द रिलायबल थ्योरी. हम उसको नहीं कह सकते कि ये करेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं, जो कि सोमेटिक करेक्टर्स हैं. बॉडी के जो सोमेटिक करेक्टर्स हैं वो कैसे जाएंगे जनरेशन में, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल और ओपोनेंट ऑफ लेमार्किज्म भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल स्नेक्स का उसने दिया कि इनिशियली स्नेक्स उनकी सिलेंडर बॉडी थी और लिम्स लाइक स्ट्रक्चर थे, जितने भी रेप्टाइल्स थे तो लिम्स थे. बाद में धीरे धीरे वेन एवर दे वर क्रॉलिंग ऑन दी ग्राउंड, तो उनकी सिलेंड्रिकल बॉडी स्ट्रेच होती चली गई लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी में, और लिम्स वर लॉस्ट, और अल्टीमेटली लिम्स भी चले गए, और इस तरह से प्रेजेंट डे स्नेक्स वर डेवलप्ड. और इसी तरह से फ्लाइटलेस डेवलप्ड, ऑस्ट्रिच डेवलप हुए जिनकी पावर ही नहीं थी, जिनको उड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी. लॉन्ग ऑस्ट्रिच जैसे कि हमें पता है फ्लाइटलेस बर्ड है, और इसके विंग्स लॉस्ट हो गए, एंड अल्टीमेटली व्हाट ही वाज डूइंग, जहाँ पे भी वो जिस एरिया में रहता था, ग्राउंड एरिया में, वहाँ फूड की ज़रूरत थी, वहाँ मिल जाता था, देयर वाज नो नीड टू फ्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी, और अल्टीमेटली विंग्स वर लॉस्ट, चले गए. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स का हम एग्जांपल मान सकते हैं. हॉर्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि ये हॉर्स में किस तरह से टूज में चेंजेस आए, स्प्लिंट बोन्स इंक्रीज हुई, टूज उनके कम होते चले गए बिकॉज दे वर कमिंग टूवर्ड्स द रनिंग मोड ऑफ हैबिट. तो ऑल ऑफ दिस
स्टडीज आर सपोर्टिंग दी लेमार्क को सपोर्ट कर रही हैं, बट नॉट दिस इज नॉट इन द ट्रू सेंस वी कैन से कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड इसके ऊपर बेस किया जा सकता है, ठीक है। अब एक्वायर्ड, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑगस्ट मीसमैन थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म, जो कि एक ऑपोजिट थी, ओपोनेंट था किसका, लेमार्कनिज्म का। उसने कहा कि नहीं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं जाते जनरेशन में, वो एक जनरेशन में रहते हैं, उसी जनरेशन में जब ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगी दे विल बी रिमेनिंग टू इन दैट, दे विल नेवर गो टू द नेक्स्ट जनरेशन। और बहुत सारे उसने एग्जाम्पल बताए, जैसे कि ही म्यूटिन, उसने कट कर दिया माइस की टेल को फॉर नंबर ऑफ जनरेशंस, बट टेललेस माइस वर नेवर डेवलप्ड। पेविलेव एक साइंटिस्ट था, उसने माइस को ट्रेन किया, पेवलॉव जिसने कंडीशनल रिफ्लेक्सेस का फिनोमिना दिया था, माइस को ट्रेन किया, व्हेनेवर ही स्टार्टेड रिंगिंग द बेल, एवरी टाइम हैव टू, हर जनरेशन में उसको ट्रेन करना पड़ता माइस को कि जब भी बेल बजेगी तो माइस हैव टू कम टू टेक हिज फूड को वो रिसीव, फूड विल बी रिसीव टू हिम गिवन टू द माइस। तो इस तरह से वो ट्रेनिंग से, जैसे हम डॉग्स को ट्रेनिंग देते हैं ना, तो पेवलॉव ने नंबर ऑफ ऑर्गन डॉग्स में भी ट्रेनिंग की, बट ये ट्रेनिंग ना उसको हर जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स को देनी पड़ती थी। आई मीन टू से पर्टिकुलर कैरेक्टर that was acquired during specific time was not gone to the next generation, और जेनेटिक बेसिस नहीं था इसका, ठीक है। और उसके बाद फिर पेवलॉस के एग्जांपल बता दिए मैंने आपको, वोरिंग ऑफ व्हाट वी कैन से, अगर हम वेस्ट पे कोई भी हम बेल्ट लगा लेते हैं तो नेवर सिलेंडर वेस्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, कान में छेद हो जाए या नाक में छेद वुमेन कर लेती है तो नेवर, हम बोरिंग लेडीज, द लेडीज हैविंग बोर्स इन देयर पिन्ना और नोज आर नेवर प्रोड्यूस्ड। तो ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स बुक्स में दिए गए हैं, बट आई हैव टेकन 3 or 4 प्रोमिनेंट वन जो हमने सुने हुए हैं और लोअर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, वही मैंने दिए हैं और वही मैं रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज दे कैन कम, ये लोअर क्वेश्चन जनरल टाइप के आ जाते हैं जो हमें भूल जाते हैं। तो ये सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑगस्ट वीसमैन, जो कि थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म की कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में जाते हैं, कनेक्शन रिप्रोडक्टिव सेल से जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। ऐसे सोमैटिक कैरेक्टर्स नहीं ट्रांसफर होंगे, जैसे कि मेल्स एंड फीमेल्स गैमीट्स दे विल ज्वाइन, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट जाएगा नेक्स्ट जनरेशन को स्टडी करेगा। अगर चेंजेस आ जाते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स में देन दे विल गो टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना था जिसमें वेजमैन ने थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म रखी थी और बहुत सारे एग्जाम्पल प्रोड्यूस किए, लेकिन प्रोड्यूस किए। तो उसके बाद न्यू लेमार्किज्म इट इज लिटिल बिट सपोर्टिंग दिस, लेमार्क को उसने सपोर्ट किया, उसमें मॉर्गन का नाम मेनली कंसीडर किया जाता है, और भी बहुत कंफ्यूजिंग नेम्स दिए गए हैं रेफरेंस बुक्स में, बट वी आर नॉट टू कंसर्न देम। टी.एच. मॉर्गन ने इसको सपोर्ट किया, बहुत सारे और भी साइंटिस्ट थे। लियोमार्किज्म कहता है जैसे कि रीजनरेशन ऑफ अर्थवॉर्म में रीजनरेशन पावर है, लोअर फॉर्म्स में सोमेटिक सेल से ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ह्यूमन फीमेल जाइगोट जो होता है इनिशियल कंडीशन में एग को, फर्टिलाइज एग को क्लीव करे तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है ना, तो एक छोटे से क्लीवेज से, एक पार्ट से। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं। और जर्म सेल्स पर क्या होता है, एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट होता है। जो भी जर्म सेल्स होती है ना उनमें एनवायरनमेंट में कुछ भी फ्लक्चुएशन आ जाए तो दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन चेंज देयर सेक्स को भी वो चेंज कर सकती हैं। तो ये बहुत सारे, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स, जैसे ब्रायोफिलम में हम देखते हैं कि लीव्स के द्वारा न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। बोगनविलिया में भी एक्सिलरी बर्ड्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस। लॉट्स ऑफ examples we can give, we see all around us and we have already studied them, and they are also supporting that the process of theory of Lamarckism को वो support कर रहे हैं कि vegetative parts और somatic characters भी next generation में जा सकते हैं। लेकिन हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म में ऐसा नहीं होता, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही जाते हैं। तो इसका मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन, बोथ ऑफ दीज थ्योरीज आर नॉट रिलायबल वन, और एक्चुअली दे आर नॉट सपोर्टिंग दी व्हाट वी कैन से एवोल्यूशनरी प्रोसेस को सपोर्ट नहीं कर रही। अब आपको ये कहानी मेरी समझ आ गई है ना, मैं फास्टली बोल रही हूँ और मेन पॉइंट्स आई हैव रिटन, यू हैव टू लर्न देम और लिसन टू मी केयरफुली, यू विल बी डेफिनेटली आर एबल टू राइट वट एवर इज कमिंग इन एग्जामिनेशन, और पीएमटी के सब क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, आपको अगर मेरी फास्टली लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो थोड़ा फिर से आप उसको रिवाइंड करके देख लेना, फिर से वीडियो को स्टार्ट करके, क्योंकि मेरे को ये थ्योरीज ऐसे लगता है कि इसमें जितना भी डिटेल बता देना कम है, इसलिए आई एम लिटिल बिट मूविंग वेरी फास्ट। थोड़ा सा मैं फास्टली बोल रही हूँ, लेकिन आपको समझ तो सब आ ही जाएगा आई थिंक,
So we come to we have done up to this. अब I will be starting with the Darwinism. डार्विन से हम फिर से स्टार्ट करते हैं, एक बार इसके फिर से postulate देखते हैं कि what are these postulates. Then we will be coming to the next part, which is a very important part of this evolution. तो अब तक तो एवोल्यूशन आपको इजी लगा होगा, जैसे बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ये चैप्टर, इतना कंफ्यूजिंग है नहीं है जितना है अभी तक। तो आई थिंक कि इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। जितने भी आपने एपिसोड्स और लेक्चर स्टडी किए हैं, कुछ भी आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क मी बाय फ्रेमिंग क्वेश्चंस और यू कैन गिव मी मैसेज।